सोलो लेवलिंग एनिमी के बाद शायद से तुम सारे लोग सोच रहे हो कि जिन्वू को क्यों नहीं चूज किया गया, क्या वो एक डीमन है या फिर ह्यूमन या फिर हमारा एक एंजल। इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको भी उसकी स्मेल काफी अलग लगी थी। तो हमारा सन जिन्वू आखिर है कौन, क्या वो डेस्टिन 1 है या फिर नहीं। जस्ट लाइक हर एक एनिमे की तरह हर एनिमे में एक डेस्टिन 1 होता है जिसका मुकद्दर ही होता है सबसे बेहतर बनना। बट सिनवनजू के केस में वो ऐसा नहीं था, बट उसको भी चूज किया गया है द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ने, द एंजेलिक ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, हमारा किंग ऑफ डेथ, खुद एक शैडो मोनार्च ने, जिसका नाम है ऐशबोर्न। जिस दिन हमारे जिन्वू की डेथ हुई ऑन द फर्स्ट एपिसोड, वहाँ पर हमारा ऐशबोर्न बड़े ही आराम से आया और उसने कमांड दिया अराइज, जिसके कारण से उसने जिन्वू को सेलेक्ट किया, ये कहते हुए कि वो सूटेबल है फॉर हिज ब्रोकन पावर, जब तक कि वो 100 लेवल पर नहीं पहुंच जाता है और तब वो उसकी बॉडी में टेक ओवर कर लेगा। बट ये प्लान फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिन्वू का फेथ है ना, वो आज से हजारों साल पहले ही लिखाया गया था बाय द ओनली वन बीइंग क्रिएटर, जिसका नाम हमारा एब्सोल्यूट बीइंग होता है, जो कि इस दुनिया पे राज करता था। ये जब का टाइम था जब लाइट और डार्कनेस यही दो चीजें एग्जिस्ट करती थी, लेकिन चीजें तब बदली जब उसने दो क्रिएचर्स को क्रिएट किया। ये थी हमारी दो रेस, लाइट एंड डार्कनेस। इन लाइट के एमिसरीज हमें बताते हैं एक ऐसा रेस जो ऑलमोस्ट एंजल की ही तरह था। ये काफी लॉयल लोग थे जो अपने क्रिएटर के ऑर्डर्स को मानते थे। इनका पर्पस सिर्फ एक ही था, दुनिया को बचाना। लेकिन वहीं पर ही हमारे मोनार्क्स, इनका मकसद था दुनिया को नष्ट करना, और ये लोग हमारे डार्कनेस से बने थे। इसका मतलब ये था कि दोनों ही रेस अपने आप में ही हमेशा लड़ते रहते थे। एंजल्स के पास अपनी एक आर्मी थी जो कि सिल्वर नाइट से बनी हुई थी। मीनवाइल हमारे मोनार्क खुद की दूसरी आर्मी थी जिसका नाम था डेजनीज ऑफ चाउस। बेसिकली जितने भी मैजिक बीस्ट थे वो इनके अंडर आते थे। इस चीज की वजह से एंजल्स ने एब्सोल्यूट बीइंग से मदद मांगी और उससे कहा क्यों ना वो उसको हेल्प कर दे, लेकिन वहीं पर ये एब्सोल्यूट बीइंग ने उसको इग्नोर कर दिया। ये बाद में रिवील होता है कि एब्सोल्यूट बीइंग बस यही चाहता था कि वो लोग उसको एंटरटेन करे, ये आपस में मरे लड़े कुछ भी करे, उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़ा ही आरामी था ये क्रिएटर, जिसके चलते एंजल्स ने ये फैसला लिया कि भैया क्रिएटर का ही काम तमाम कर देंगे हम। आप सभी के मन में एक सवाल आया, क्रिएटर कैसे मर सकता है? देखो ऐसे, एंड फॉर इंडियंस में बड़े ही सिंपल से एग्जांपल समझ जाता हूँ आप लोगों को कि आपने रोबोट मूवी तो देखी होगी जिसमें हमारे डॉक्टर चिटी को क्रिएट करते हैं, बट चिटी डॉक्टर की ही वाट लगा देता है इन सेम वेज। बट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पर हीरो मर जाता है, द क्रिएटर डाइज। अब होता ही है कि जब एंजल अपने क्रिएटर को मार देते हैं तो उसके बाद उनके पास कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जिसकी वजह से वो मोनार्क्स को आराम से हैंडल कर पा रहे थे। यहाँ तक ये एक मोनार्क को तो उन्होंने कैद भी कर लिया था, जिसके चलते पूरी वॉर उनके फेवर में जा चुकी थी। लेकिन इवन अमंग एंजल्स एक गद्दार तो होता ही है, या कह लो इस बार एक वफादार जो अपने क्रिएटर के प्रति था, जिसका नाम है ऐशबोर्न। ऐशबोर्न अपने ही काइंड के अगेंस्ट फाइट करता है, जिसके चलते आगे जाके उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि ऐशबोर्न अपने क्रिएटर के तरफ लॉयल था तो उसको अपने अंदर एक पावर महसूस होती है, और हमें बताया जाता है कि क्रिएटर ने उसको एक नई एबिलिटी दी जो हमेशा से ही उसके अंदर थी। एक ऐसी एबिलिटी जहाँ पर वो अपने टेरिटरी में रूल कर सकता था, जिसका नाम था सिंपली डेथ। अब बहुत क्वेश्चन ये होगा कि भाई एब्सोल्यूट बीइंग ने अपने आप में ही ये चीज क्यों यूज नहीं कर ली। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उससे ही समझ लो कि ह्यूमन रोबोट नहीं बन सकते हैं, ह्यूमन रोबोट बना सकते हैं, एंड ह्यूमन के भी बस में नहीं है कि वो किसी अदर को कंट्रोल कर पाए। इन दिस केस जहाँ पर ऐशबोर्न इतना पावरफुल हो चुका था कि देन कोई भी उसको हरा नहीं सकता था, और वो यहाँ पर अपने मास्टर के मौत के गम में पागल भी हो चुका था, और उसने इन्हीं एबिलिटी से अपनी शैडो आर्मी को बनाया। और यही वो टाइम था जब उसने अपना टाइटल लिया एज अ मोनार्क, जहाँ पे उसने बाकी 7 को ज्वाइन कर लिया ताकि वो एंजल्स को डिफीट कर सके। लेकिन डार्क साइड काफी अच्छी थी बिट्रेयल देने में। हर एनिमी में यही होता है कि डार्क साइड ही बिट्रे करती है सबसे पहले, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स ने थोड़े वॉर को जीतना तो चालू कर दिया, लेकिन इनको डर भी लगने लगा कि ये ऐशबोर्न कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन चुका है, ये कहीं हमारी ही वाट ना लगा दे आगे जाकर। आफ्टर ऑल वो था तो फॉर्नल एंजल ही ना, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इसको स्टैप कर दिया जाए, जिसके कारण से ऐशबोर्न सब जगह से गिर जाता है। लेकिन इस चीज ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, उसके पास अपनी शैडो आर्मी है, और हमारा ऐशबोर्न ने उनमें से एक को मार दिया, और जो कि ऐशबोर्न वीक हो चुका था और ऑलमोस्ट मरने के कगार पर था। अपोजिट आर्मी ने ये सोचा क्यों ना इसको वो ना मारे और उससे माफी मांगे कि वो उनके साथ वापस आ जाए। इस चीज को ऐशबोर्न ने अग्री भी करा और वो कहीं पर जाकर छुप भी गया। अब क्योंकि मोनार्क्स बैकफुट में आ चुके थे, अब ऐशबोर्न से पंगा लेंगे तो बैकफुट नहीं आएंगे ना, और रूलर्स हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंस थे कि वो उनको हरा सकते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मोनार्क के पास प्लान बी भी है, जहाँ पर वो बस एक सही टाइम का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने अटैक को लॉन्च कर सके एक नई बैटलफील्ड में, हमारा अर्थ। रूलर इस चीज से खुश नहीं थे तो उन्होंने एक गूगल का सहारा लिया और टाइम को 10 साल पीछे कर दिया, और वो भी ह्यूमंस को पावर देते हुए वो उन्हीं के ही पावर का यूज कर पाए। अगर
आप लोगों ने पहला एपिसोड देखा है तो फर्स्ट रिफ्ट 10 साल पहले आई थी, तो ये उसी से कनेक्ट होता है। और वहीं पर ही एशबोर्न की तरह द किंग ऑफ ड्रैगन एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो अपने होस्ट को इस अर्थ पर नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि उनकी पावर कुछ ज्यादा ही थी और कोई भी ह्यूमन उनकी पावर को विल्ड करने लायक नहीं था। अब शैडो मोनार्क की पावर के लिए किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढना जाए जो उसकी पावर को विल्ड कर सके, लेकिन वो कोई रैंडम बंदा नहीं हो सकता क्योंकि एशबोर्न मोस्ट पावरफुल बीइंग था। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ अपने आप में ही एक अर्ज है किसी भी होस्ट के लिए। और रैंडमली हमारे एशबोर्न को एक आर्किटेक्ट ने अप्रोच किया जो कि उसको बोलता है कि मैं तेरे लिए एक वेसल को ढूंढ दूंगा जो कि इस पावर को फील्ड कर पाएगा। इस आर्किटेक्ट ने एक सिस्टम को बनाया जो कि करंटली जिनवू यूज करता है ताकि होस्ट धीरे धीरे लेवल करके पावर को विल्ड करने का मूर्ति बन सके, जहाँ पर चूजन वन अपने माइंड एंड बॉडी एंड लास्टली सोल को पावरफुल बना पाए। ये आइडिया पूरा इंस्पायर था हमारे एंजल से जिन्होंने डंजन्स को खोला था ताकि ह्यूमन जो कि चूजन वंस थे वहाँ पर जाके ट्रेन कर सके। लेकिन आर्किटेक्ट हमारा बड़ा ही हरामी निकलता है, उसने पूरी ह्यूमंस पर ये एबिलिटी लगाने की सोची थी बट प्लान को कैंसिल कर दिया, जहाँ पर उसने सिर्फ एक ही इंसान को चुना, सन जिनवू, जिसके कारण से जिनवू लगातार ट्रेन होता रहा, जहाँ पर धीरे धीरे ही सही सारी एबिलिटीज को यूज करने लायक बनता ताकि वो लेवल बाय लेवल एक किंग बन सके और एशबोर्न की पावर को विल्ड कर सके। शैडो मोनार्क ने इस पावर को प्रॉमिस किया था टू आर्किटेक्ट, वो उसको इमोर्टैलिटी ग्रांट करेगा जब वो जिनवू की बॉडी में चला जाएगा। लेकिन हमारा जब जिनवू लेवल 100 पहुंचता है वो चीज कभी टेक प्लेस ही नहीं हुई। और यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि वेल हमारा जो जिनवू था वो चोजन वन ही क्यों था? एंड इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि उसको कहा जाता था दी वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर इन दी वर्ल्ड। अब उसके पास ना तो कोई कमाल की बॉडी थी ना ही कमाल का कोई मैजिक था, बट एक सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल थी क्योंकि उसको अपनी बहन की कॉलेज की फीस भरनी थी और माँ का हॉस्पिटल का बिल, जिसके कारण से उसने अनगिनत डंजनों में एंट्री ली डिस्पाइट कि वो सबसे वीकेस्ट है। उसने मौत को कई बार देखा जिसके कारण से वो चोजन वन बना। सो नाउ द रीजन कि जो हमारा मोनार्क एशबोर्न है वो किंग ऑफ द डेड है एंड डेथ को सबसे अच्छा किसने देखा है? जिनवू ने, जिसके कारण से जिनवू को चूज किया गया क्योंकि ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि हर एक मिशन हर एक डंजन में उसकी मौत होना तय है, बट वो किसी तरीके से सर्वाइव कर पाता था। सो होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि भाई जिनवू को क्यों चूज किया गया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।